हेलो एवरीवन। नेक्स्ट नॉर्सेट 5.0 अभी क्लिनिकल बेसिस वाले क्वेश्चंस पे जो मेंस आने वाला है, तो उसके लिए सब पूछ रहे थे कि क्लिनिकल क्वेश्चंस को टैकल कैसे करना है। तो बहुत इजी है क्लिनिकल क्वेश्चंस को टैकल करना, क्योंकि क्वेश्चन क्लिनिकल भी रहा या नॉर्मल वन लाइनर भी रहा, तो उनका बेसिस एक ही रहता है कि क्लिनिकल में आपको घुमा फिरा के उनको एक ही बात पूछनी है, और वन लाइनर में वो सिंपल से बता देते हैं। बस क्लिनिकल में दिक्कत ये आती है कि वो क्वेश्चन बड़ा होता है, इसलिए हम डर जाते हैं। तो सबसे मेन बात, तो पहली बात तो डरना नहीं है। तुम्हें क्लिनिकल क्वेश्चन केस रिलेटेड आया तो सबसे पहले उसको शांति से पढ़ना है। ट्राई करना कि एक ही बार में ऐसे पढ़ो कि बाद में पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि टाइम लिमिटेड रहता है। तुम्हें जल्दी से पढ़ के तुम्हें आंसर्स के पास जाना होता है। अगर तुम क्वेश्चंस को 2-3 बार पढ़ोगे तो मे बी ऐसे पॉसिबल है कि तुम्हें टाइम लास्ट तक नहीं मिलेगा। तो उससे अच्छा है कि तुम्हारा इंग्लिश थोड़ा बेटर करने का ट्राई कर सकते हो तो कर लो। इंग्लिश बेटर रहेगा तो तुम आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हो सिंगल रीडिंग में। ये हो गया तुम्हारा हाउ टू थोरोली रीड द क्वेश्चन, कैसे तुम्हें अच्छे से पढ़ना है क्वेश्चन को। उसके बाद सेकंड सबसे मेन चीज है कि तुम्हें कीवर्ड्स ढूंढने हैं कोई भी क्वेश्चन में। जो भी क्वेश्चन आता है उसके कुछ कीवर्ड्स रहते हैं जिसके ऊपर पूरा क्वेश्चन डिपेंड रहता है, जिसके मैं नीचे एग्जांपल देने वाला हूँ। तो सबसे पहली मेन बात रहती है कि कीवर्ड्स कैसे ढूंढेंगे तुम लोग। तो कीवर्ड्स ढूंढने के लिए तुम्हें तो ये तो सबने क्लासेस में पढ़ ही लिया है कि एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट और जो असेस वगैरह, ये जो रहते हैं ये तो कीवर्ड्स रहते हैं। वो छोड़ के भी क्लिनिकल सिनारियोज वाले क्वेश्चंस में कीवर्ड्स रहते हैं। जैसे कि तुम्हें कोई कंडीशन दी है, वो कंडीशन का जो मेन फैक्टर है वो तुम्हारा कीवर्ड हो जाता है। उसका मैं तुम्हें एग्जांपल दूंगा आगे क्लिनिकल क्वेश्चंस में। और लास्ट में आते हैं तुम्हारे आंसर्स। आंसर्स तुम्हें पढ़ने हैं, और पढ़ के तुम्हें उनको ठीक से रिलेट करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसके लिए टाइम कम रहता है, तो इसके लिए तुम जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा तुम्हें उसका फायदा होगा। तो एक क्वेश्चन है कि नर्स एक पेशेंट को फ्री ऑफ टीचिंग दे रही है रिगार्डिंग राइनोप्लास्टी। तो ये क्वेश्चन है, तो उसको बोल उसमें उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि तुम फ्री ऑफ टीचिंग में उसको क्या बताओगे। तो सबसे पहले मेन कीवर्ड आ गया तुम्हारा राइनोप्लास्टी। राइनोप्लास्टी सबसे मेन कीवर्ड आ गया। दूसरा है कि प्री ऑपरेटिव। प्री ऑपरेटिव राइनोप्लास्टी, राइनोप्लास्टी मतलब एक ऑपरेटिव प्रोसीजर है। ऑपरेटिव प्रोसीजर में प्री ऑपरेटिवली तुम्हें क्या करना है, ये तुम्हारा बेसिक क्वेश्चन है। लेकिन उन्होंने क्या बोल दिया, ये पेशेंट आया था, उसको इतने इतने साल का है, उसका ये इतना है, वो उतना है, फिर उसको राइनोप्लास्टी के लिए उसको ले रहे हैं, और उसको फिर प्री ऑपरेटिवली क्या देखोगे तुम। ये तुम्हें इतना बड़ा क्वेश्चन करके देते हैं, लेकिन उस क्वेश्चन का बेसिक मीनिंग यही है कि पेशेंट को राइनोप्लास्टी के लिए जाना है, तो प्री ऑपरेटिवली तुम क्या बताओगे। ये हो गया तुम्हारा क्लिनिकल सिनारियो में से वन लाइनर क्वेश्चन, तुमने खुद से बना लिया। अब तुम्हें आ गए चार ऑप्शन। चार ऑप्शन में बताया है कि नॉर्मल सलाइन के ड्रॉप्स डालना है। दूसरा डाला है कि एस्पिरिन मेडिकेशन 14 डेज प्रायर बंद करने हैं। तीसरा डाला है कि नेजल पैकिंग रहेगी 8 दिन के लिए। और चौथा ऑप्शन है कि आफ्टर सर्जरी पोस्ट ऑपरेटिवली इमीडिएटली तुम्हें रिजल्ट दिखेंगे। तो तुम्हें पूछा है कि प्री ऑपरेटिवली, तो प्री ऑपरेटिवली में नेजल ड्रॉप तुम डालते हो क्या राइनोप्लास्टी। तो ये तो कुछ उसमें कुछ ये नहीं, मतलब नहीं है। नॉर्मल सलाइन वाले ड्रॉप डालने में कुछ मतलब नहीं रहता है राइनोप्लास्टी में, ये ट्रीटमेंट प्लान में हमने पढ़ा है। सेकेंड ऑप्शन आ गया कि पोस्ट ऑपरेटिवली तुम्हें इमीडिएटली रिजल्ट देखेंगे। हमें पोस्ट ऑपरेटिवली पूछा ही नहीं है, हमें प्री ऑपरेटिव पूछा है। तो प्री ऑपरेटिव वाले कीवर्ड पे हमने फोकस किया, इसलिए हमने देख लिया है पोस्ट ऑपरेटिव हमारा काम का नहीं है। नेजल पैकिंग रहेगी 7 से 8 दिन तक पोस्ट ऑपरेटिवली, इससे भी हमें कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि वो पोस्ट ऑपरेटिव है, हमें प्री ऑपरेटिव देखना है। और थर्ड है कि एस्पिरिन मेडिकेशंस विथ होल्ड करने हैं। अब एस्पिरिन मेडिकेशंस, एंटी थ्रोम्बोलाइटिक, एंटी प्लेटलेट्स, जो भी मेडिकेशंस ब्लीडिंग को इंक्रीज करने वाले हैं, ब्लड थिनर्स जो है, वो हमें ऑब्वियसली प्री ऑपरेटिवली तो रोकना ही है। तो ये इसमें तो सीधा आंसर आ जाएगा तुम्हारे कि 14 डेज प्रायर तुम्हारा एस्पिरिन को तुम्हें रोकना है, या एस्पिरिन कंटेनिंग मेडिकेशंस को तुम्हें रोकना है।
ये अभी तुमने कैसे डिसाइड कर लिया? क्योंकि तुम्हारे पास 2 कीवर्ड्स थे, एक राइनोप्लास्टी जो कि ऑपरेशन प्रोसीजर है और दूसरा है सबसे मेन बात कि प्री ऑपरेटिव। प्री ऑपरेटिव, इंटर ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव, ये तीनों में से वो कोई भी पूछ सकते थे, उन्होंने प्री ऑपरेटिव पूछ लिया। प्री ऑपरेटिव में तुमने अच्छे से कीवर्ड जान के, ऑप्शंस जान के तुमने ये डिसाइड कर लिया कि तुम्हें एस्पिरिन बंद करना है। आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है, उन्होंने पूछा है कि पेशेंट आया है, उसका नाम ये है, उसको हाइपोवोलेमिक शॉक है और इमीडिएटली उसको हाइपोवोलेमिक शॉक में गया है पेशेंट और उसको 15% ब्लड लॉस हुआ है ड्यू टू रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ था, उसका ये हुआ है, वो हुआ है और तो अभी तुम उस पेशेंट को हाइपोवोलेमिक शॉक है ये डिटरमाइन कैसे करोगे? अब तुम्हें इतनी बड़ी केस दे दी कि पेशेंट आया, उसको हाइपोवोलेमिक शॉक बैठा है, उसको 15% ब्लड लॉस है, वो ऐसे गिर गया, उसका ये फ्रैक्चर है, उसका नेज़ल बोन फ्रैक्चर है, उसको ये है, वो हेड इंजरी है। वो हमें कुछ ज़रूरी है क्या? नहीं है ज़रूरी। हमें क्या पूछा है कि पेशेंट को हाइपोवोलेमिक शॉक कैसे असेस करोगे? लास्ट की लाइन में उन्होंने बोल दिया कि पेशेंट का हाइपोवोलेमिक शॉक है, कैसे असेस करोगे? क्या समझ के तुम असेस करोगे? तो कोई भी शॉक हाइपोवोलेमिक शॉक रहा तो तुम्हें सबसे मेन बात रहती है कि वाइटल्स लेने पेशेंट के। वाइटल्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहती है? ब्लड प्रेशर। तो तुम सबसे पहले क्या देखोगे? ऑब्वियसली तो ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर के रिगार्डिंग जो तुम्हारा आंसर रहेगा वो तुम्हारा करेक्ट आंसर रहेगा। क्यों? क्योंकि शॉक है मतलब लो है, हाइपोवोल्यूमिक है मतलब लो है, वॉल्यूम तुम्हारा 15% लॉस हो गया बॉडी का मतलब ब्लड प्रेशर लो ही रहेगा ऑब्वियसली। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर तुम्हारा 90 से कम हो गया तो तुम वो क्या बोलते हो कि पेशेंट शॉक में चला गया है। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। तो लेकिन दूसरा ऑप्शन उन्होंने बोला है कि पेशेंट का पल्स रेट लो है। अब देखो, पल्स रेट हाइपोवोल्यूमिक के मैकेनिज्म में एक इमीडिएट और एक लास्ट में जो रहता है, बहुत देर से हाइपोवोल्यूमिक शॉक चल रहा है, उसके दो ऑप्शंस रहते हैं। अभी इमीडिएटली हाइपोवोल्यूमिक शॉक में गया है पेशेंट तो उसका मतलब पेशेंट का बीपी लो है। तो बीपी कॉम्पनसेट करने के लिए हार्ट जोर से पंप करेगा, क्यों? तो उसको ब्लड ब्रेन तक पहुंचाना है। तो ऑब्वियसली हार्ट रेट और पल्स रेट इंक्रीज होगा जब पेशेंट इमीडिएटली हाइपोवोल्यूमिक शॉक में रहेगा। इसलिए तुम्हें ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि जब इमीडिएटली हाइपोवोल्यूमिक शॉक में गया है तो पेशेंट टैकीकार्डिक रहेगा, ना कि ब्रैडीकार्डिक। थर्ड ऑप्शन उन्होंने बोला है कि रेस्पिरेटरी रेट 4 से कम हो जाएगा या 4 तक रहेगा। अब रेस्पिरेटरी रेट का क्या इसमें मैकेनिज्म? तो जब भी पेशेंट हाइपोवोल्यूमिक शॉक या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या किसी भी एक्सीडेंट की वजह से ब्लड लॉस करता है, फ्लूइड लॉस करता है, तो पेशेंट टैकिप्निक हो जाता है, क्योंकि जितना कम ब्लड उतना कम ऑक्सीजन, उतना कम ऑक्सीजन उतना ज्यादा ब्रेन को पहुंचाने के लिए ज्यादा रेस्पिरेशन, ज्यादा उसको एफर्ट्स लेने पड़ते हैं, उसको बोलते हैं टैकिपनिया। तो पेशेंट को ब्रेडिपनिया नहीं रहेगा, पेशेंट को टैकिपनिया रहेगा। ये हो गया तुम्हारा थर्ड ऑप्शन एलिमिनेट। अब आ गया तुम्हारा फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन में उन्होंने बोला है कि तुम्हारा प्यूपिल अनइक्वली डायलेटेड है, एनोसोकोरिया बोलते हैं इसको। तो सबसे मेन बात कि प्यूपिल्स अनइक्वली डायलेटेड है, उसका मीनिंग क्या आ गया तुम्हारा? पेशेंट को हेड इंजरी है। अब हाइपोवोल्यूमिया में प्यूपिल्स अनइक्वली डायलेट नहीं होते। अगर केस आरटीआई की है, रोड ट्रैफिक इंजरी की है, तो उसको हेड इंजरी होने के चांसेस है। अगर उसको हेड इंजरी है तो ये भी चांसेस है कि पेशेंट ने हेड अनइक्वल प्यूपिल रहेंगे, उसको इंटरनल ब्लीड हो सकता है, वो उसकी वजह से होगा, हाइपोवोलेमिक शॉक की वजह से नहीं होगा। ये हो गया तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन। ये तुमने एलिमिनेट किया कैसे? हाइपोवोलेमिक शॉक और 15% ब्लड लॉस, ये तुम्हारे कीवर्ड्स थे। और तुम्हें लास्ट में क्वेश्चन पूछा था कि असेस कैसे करोगे, तो पूरा केस पढ़ लिया था तुमने, उसमें तुमने कीवर्ड जान लिए और लास्ट में तुमने क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया कि तुम्हें बस असेस करना है हाइपोवोल्यूमिक शॉक, तुम्हें की बाकी केस से कोई जानकारी की जरूरत नहीं है। अभी आ गया थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी उन्होंने बनाया है। उन्होंने बोला कि एक मेल पेशेंट है, 52 ईयर्स ओल्ड, अल्कोहल कंजम्पशन का हिस्ट्री है, 20 ईयर्स से कंटिन्यू अल्कोहल कंजम्पशन कर रहा है। पेशेंट को लिवर सिरोसिस है, पेशेंट को अल्कोहलिक लिवर डिसीज है, पेशेंट को डिस्निया है, पेशेंट को असाइटिस है। तो तुम्हें रूल आउट करना है कि पेशेंट को असाइटिस क्यों हुआ। तो इतना बड़ा क्वेश्चन, इतनी बड़ी जानकारी दी उन्होंने और लास्ट में उन्होंने एक सिंपल क्या पूछा कि पेशेंट को असाइटिस क्यों हुआ, मतलब असाइटिस के कॉज क्या है। सिंपल पूछा है कि असाइटिस के कॉज क्या है, बस उन्होंने इतनी बड़ी केस दी थी और लास्ट में पूछा है कि असाइटिस के कॉज क्या है। तो हमें पूरे केस की कुछ जानकारी की जरूरत है ही नहीं, हमें बस जानकारी क्या चाहिए? असाइटिस और उसका कॉज। ये हो गए तुम्हारे कीवर्ड्स। कीवर्ड्स तुमने असेस कर लिए। उसमें उन्होंने लास्ट में नॉर्मल एमसीक्यू, वन लाइनर एमसीक्यू जैसे ही उन्होंने
तुम्हें ऑप्शंस भी दिए हैं कि पोर्टल वेन प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा इसलिए, या सीरम एल्ब्यूमिन इंक्रीज हो जाएगा इसलिए, या तुम्हारा बाइल साल्ट सिक्रेशन होगा इसलिए, या इंटरस्टिशियल ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होगा इसलिए। तो देखो, सबसे मेन बात, अल्कोहलिक लिवर डिसऑर्डर या असाइटिस जो हुआ है, उसमें क्या होता है, ड्यू टू सिरोसिस, जो लीवर है उसमें जो पोर्टल वेन्स रहती है उसमें का प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि सिरोसिस की वजह से लीवर की सेल्स इनटेक नहीं कर पाती है पोर्टल वेन से, और वो पोर्टल वेन वही ज्यादा एक्यूमुलेट होता है पोर्टल वेन्स में, जो लीवर में जा नहीं पाता है, उसकी वजह से होता है ये प्रॉब्लम कि उधर का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ने की वजह से पोर्टल वेन से फ्लूइड लीक होने लग जाता है, जो लीक होने की वजह से तुम्हारा असाइटिस हो जाता है। अब सीरम एल्ब्यूमिन जो है, तो ये सीरम एल्ब्यूमिन भी असाइटिस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन असाइटिस में कभी भी याद रखना, सीरम एल्ब्यूमिन की जो लेवल रहती है वो लो रहती है। अब वो क्यों? सीरम एल्ब्यूमिन और अल्ब्यूमिन इन प्लाज्मा, सॉरी, अल्ब्यूमिन, नॉर्मल अल्ब्यूमिन, ये जो रहता है उसको सीरम अल्ब्यूमिन जो ग्रेडियंट रहता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। कैसे? तो तुम जो ब्लड स्ट्रीम में जो अल्ब्यूमिन पेशेंट को ट्रीट करते हो, ड्यू टू सिरोसिस की वजह से तुम्हारा अल्ब्यूमिन कम हो जाता है, तो तुम्हें पेशेंट को ट्रीट करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ अल्ब्यूमिन। तो तुम पेशेंट को 10% 20% अल्ब्यूमिन देते हो, वो देने के बाद पेशेंट को तुम्हें ग्रेडियंट चेक करना पड़ता है कि पेशेंट को तुमने कितना अल्ब्यूमिन दिया है और कितना करेक्शन की जरूरत बाकी है। तो हमेशा याद रखना कि असाइटिस में अल्ब्यूमिन कम होता है, और असाइटिस में ट्रीटमेंट हम देते हैं पेशेंट को आईवी अल्ब्यूमिन देते हैं 10 या 20%, 100 ml का बॉटल आता है उसमें। और फिर है सिक्रेशन ऑफ बाइल सॉल्ट। बाइल सॉल्ट्स का काम क्या है? फैट इमल्सिफिकेशन और फैट डाइजेशन का काम रहता है। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि फैट ड्यू टू, अगर बाइल सॉल्ट्स वाटर सोल्यूबल भी रहे, मतलब असाइटिस है वाटर सोल्यूबल हो गए, तो तुम्हारा फैट ये नहीं होगा। तो ऐसे कुछ नहीं है। बाइल सॉल्ट्स का एक अलग काम है, वो उनका उनके हिसाब से वो करते रहेंगे। लास्ट एक इंटरस्टिशियल ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर जो रहता है वो सोल्यूट्स और सॉल्वेंट्स के, सॉलिड्स और जो रहता है सॉल्यूशन, उसके बीच में का प्रेशर रहता है, जो सॉल्यूट साइड सॉल्यूशन प्रेशर पे एग्जर्ट करते रहती है। जिधर सॉल्यूट ज्यादा, जिधर फ्लूइड कम, उधर से फ्लूइड जो रहता है वो सॉल्यूट्स की साइड चला जाएगा, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और वो मेंटेन करने का काम करेगा। तो इसमें नहीं है असाइटिस का रोल, क्योंकि ये इस चीज की वजह से असाइटिस पेरिटोनियल कैविटी में कलेक्ट नहीं होता है। जो ऑस्मोटिक प्रेशर जो रहता है, सीकेडी के जो पेशेंट रहते हैं, क्रोनिक जो किडनी डिसीज के पेशेंट रहते हैं, जिनमें जो एनएसआर का बोलते हैं हम, या जो पिटिंग एडिमा बोलते हैं, ऑल ओवर बॉडी पे जो एडिमा रहता है, इसमें ये चीज आ सकती थी। लेकिन असाइटिस में ये पैथोफिजियोलॉजी नहीं होती है। असाइटिस में सिंपल पैथोफिजियोलॉजी रहती है कि पोर्टल वेन्स का प्रेशर बढ़ जाता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाता है।